मैं 28 साल की एक विधवा टीचर थी। मेरे पति की मौत के बाद से मैं तनहा रात गुजारती थी। एक रात मेरे कमरे में एक चोर घुस आया। जब आवाज़ से मेरी नींद खुली तो मैंने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया। मुझे अकेला पाकर उन दोनों ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि रात भर मेरी चीख निकलती रही। 28 साल की उम्र में ही मैं बिल्कुल ही तनहा रह गई थी, क्योंकि मेरे पति आर्मी में काम करते थे और 2 साल पहले ही उनकी मौत हो गई थी और हमारा कोई बच्चा भी नहीं था। तो मैं बिल्कुल ही अकेली एक छोटे से शहर में रहती थी। सुबह के वक्त स्कूल चली जाती, क्योंकि मैं वहाँ बच्चों को पढ़ाती थी, पर काम से वापस आने के बाद समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता। मैंने सोचा कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, तो मैंने डांस क्लास भी ज्वाइन कर लिया था। स्कूल के बाद मैं रोज़ डांस जाती और 2 घंटे डांस करती, जिससे मेरा थोड़ा टाइम भी कट जाता था। डांस में मेरे साथ एक लड़का भी आता था, जो मुझे देखता रहता था। मुझे अच्छा लगता था कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है, क्योंकि अब तो मुझे देखने वाला, मेरी तारीफ़ करने वाला कोई नहीं रहा। जब मैं कोई डांस स्टेप गलत करती तो वह मेरे पास आकर मुझे सही तरीके से कराना सिखाता और कभी-कभी इस बहाने से हाथ लगा देता। उसका हाथ गलती से भी लग जाए तो भी मुझे एक अजीब सा एहसास होता और उस वक़्त एहसास होता कि मैं कितनी अकेली हूँ और अपनी सरकारी नौकरी के चक्कर में मैं कितनी तनहा रह गई हूँ। मेरा नाम काजल है। 24 साल की उम्र में मुझे सरकारी टीचर की नौकरी मिल गई थी। मेरे लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि सरकारी परीक्षा के में पास करना इतना आसान नहीं होता। मेरी पोस्टिंग घर से दूर एक गाँव में हो गई थी। मेरा भी धीरे-धीरे मन भी लग गया था। बस रात के वक़्त ही मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी। 1 साल बीत गया और मेरे माँ-पापा को मेरी शादी की चिंता सताने लगी, पर मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं यह नौकरी कभी नहीं छोड़ सकती थी। तभी उस गाँव के घर से मेरे लिए रिश्ता आ गया। लड़का आर्मी में काम करता था और साल के 2-3 महीने ही अपने घर पर आता था। बाकी समय अपनी ड्यूटी पर ही रहता था। मुझे रिश्ता पसंद आ गया तो मैंने उस लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी। उस वक़्त मेरी उम्र 26 साल हो चुकी थी। ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरे सास-ससुर, एक कुँवारा देवर रहता था। मेरा देवर अपने पापा के साथ खेत सँभाला करता था। मेरे पति अपनी तनख्वाह से पैसे भेजा करते और साल के 4 महीने घर में बिताते थे। शादी के बाद तो 2 महीने तक वह मेरे साथ रहे, लेकिन फिर उन्होंने ड्यूटी जॉइन कर ली, तो वह चले गए। मुझे उनकी कमी महसूस होने लगी और रात को अपने पति की याद आती। बस फ़ोन पर ही मेरी बात हो पाती थी। मेरा देवर कभी-कभी मेरे कमरे में आ जाता और मेरे साथ बात किया करता। वह मेरी उम्र का था। धीरे-धीरे मुझे अपना देवर पसंद आने लगा, क्योंकि मेरे पति से ज़्यादा वह मुझे समय दिया करता था और वह हमेशा मुझे हँसाता रहता था। मेरे ससुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मेरा देवर मेरे कमरे में आए। रोज़ वह मुझे ताने मारते, पर मैं उनकी परवाह नहीं करती, क्योंकि आखिर मैं भी तो एक औरत हूँ। कब तक कैसे जीऊँ? और देवर के साथ तो मेरा कोई गलत संबंध नहीं था, बस दोस्ती थी। जब मेरे पति 8 महीने बाद घर आए तो मेरे ससुर ने मेरे पति के कान भर दिए। न जाने उन्हें क्या उल्टा-सीधा बता दिया कि मेरे पति मुझ पर ही बरस। मैंने कहा कि आप चले जाते हो, इसलिए मैं राहुल से बात कर लेती हूँ, पर हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे पति ने अपनी माँ और पापा के साथ मिलकर देवर की शादी करवा दी। मेरा देवर अब अपनी पत्नी के साथ वक़्त गुज़ारने लगा, तो मैं फिर से अकेली हो गई। फिर मैं कुछ बच्चों को डांस सिखाने लगी, जिससे समय कट जाया करता और जितना भी समय मिलता मैं अपने पति पर फ़ोन से बात किया करती थी। शादी को 5 साल हो गए, पर मैं गर्भवती नहीं हो पाई और 5 सालों में इतने ताने सुने कि मेरी आँखों में आँसू आ जाते थे। मेरी देवरानी को 2 बच्चे हो गए थे और मेरी गोद अभी भी सूनी थी। मेरे ससुर मुझे बात सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ते थे। कहते, पढ़ी-लिखी बहू है, इतनी देर से शादी की और बच्चे लेना भी ज़रूरी नहीं समझती, ताकि काम छोड़कर घर पर ना बैठना पड़ जाए। मेरी देवरानी भी मुझसे बहुत जलती थी और एक दिन आर्मी से मेरे पति की लाश ही लौटी। मेरे पति की मौत के गम से बाहर आने से पहले ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। मेरी देवरानी तो मुझसे पहले ही जलती थी, क्योंकि देवर के साथ मैं शादी से पहले बहुत घुल-मिल गई थी। सास से साफ-साफ देवरानी ने कह दिया था कि अगर यह विधवा औरत घर में रहेगी तो यह घर मैं छोड़कर जा रही हूँ। देवरानी की कसम मेरे सास-ससुर ने पूरी की।
हालांकि मेरे देवर ने मेरा साथ तो दिया, पर उसके आगे कुछ नहीं बोल पाए। उसके बाद मैं उस गांव से ट्रांसफ़र लेकर एक छोटे से शहर में आ गई और 6 महीने से अकेली रह रही थी। यही वजह है कि मैंने जिम जॉइन किया, ताकि और लोगों से मेरी जान पहचान बढ़े। इसी बीच मेरे साथ कुछ दिनों के लिए एक और टीचर आ गया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट अलग था। उसकी वजह से अपनी जगह पर कुछ दिनों के लिए एक अलग टीचर को छोड़कर आ गई थी। मैंने सोचा कि अपने भैया भाभी के पास चली जाती हूँ। मेरे माता पिता का इस बीच में देहांत हो गया था, तो अब मेरे भैया भाभी ही रह गए थे, जो कि मेरे से 3 साल बड़े थे। जब मैं ट्रेन पकड़कर जाने लगी तो काफ़ी लंबा सफ़र था और मुझे पता नहीं क्यों अकेले घबराहट हो रही थी। मेरे पास वाली सीट पर एक 34 साल का आदमी आकर बैठ गया और वह मुझसे बार बार घूर कर देख रहा था। मेरा पीने का पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि अगले स्टेशन पर उतर कर भर लूँगी। पर जैसे ही अगले स्टेशन पर पहुंची तो वह आदमी मुझसे मेरी बोतल छीन कर बोला कि मैं भर देता हूँ, और जल्दी से चला गया। मैं उसकी हरकतों से काफ़ी घबरा गई। मुझे लगा कि कहीं यह आदमी चोर तो नहीं, लेकिन बस छूटने से पहले वह मेरे पास आ गया और मुझे पानी की बोतल थमा दी। साथ ही कुछ खाने के लिए भी लेकर आया था। एक अजनबी के हाथों कुछ खाना लेना यह मुझे सही नहीं लगा, पर वह भी खाने लगा तो मुझ में हिम्मत आई और मैं भी उसे खाने लगी। बहुत तेज भूख लगी थी। घर से लाया हुआ खाना तो कब का ख़त्म हो चुका था। जब रात को सोने का वक्त आया तो मुझे ऊपर वाले बर्थ पर सोना पड़ा। उस आदमी ने कहा कि मैडम, मेरे नीचे वाली सीट है, तो आप इस पर सो जाइए, मैं ऊपर सो जाऊंगा। एक अजनबी आदमी मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा था पता नहीं, पर उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मेरा भी जीने का कोई सहारा होता, तो मुझे अकेले इतना घबराकर ट्रेन की यात्रा नहीं करनी पड़ती, बल्कि मैं इसके मज़े लेती। कुछ रात जाने के बाद वह आदमी उतरा और मेरे करीब आकर बैठ गया। मुझे नींद वैसे भी नहीं आ रही थी। मैं उठकर बैठ गई। वह आदमी यह देखकर बोला कि आप क्यों उठ गई? आप इतना डर क्यों रही हैं? मैं तो सच में डरी हुई थी, बस हिचकी मारती रही। तभी उस आदमी का हाथ मेरे हाथ से टच हुआ। मेरे अजब एहसास और उस आदमी को भी तब भी मेरा मन आ गया, क्योंकि मैं तन्हा थी तो वह आदमी भी समझ गया था। हमने वह किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। सब ट्रेन में रहने के बावजूद मन को पूरा किया। जब मैं अगले दिन भैया भाभी के घर पहुंची तो उनका बर्ताव मेरे प्रति सही नहीं था। मेरी भाभी की बातों से मुझे लग रहा था कि मेरे आने से वह खुश नहीं है, क्योंकि मैं एक विधवा औरत थी और एक बांझ भी। अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने नहीं देती। एक दिन तो भाभी ने कह ही दिया कि तुम्हारे आने की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे और दिन भर तुम्हारे साथ बातें और शरारत करते रहते हैं। फिर भैया भाभी ने तो मुझे सीधे मुंह बोल दिया था कि तुम खुद का देख लो, माँ और पापा तो रहे नहीं, मैं तो कुछ दिनों के लिए साथ रहने उनके साथ रहने आई थी, हमेशा के लिए तो नहीं आई थी। और मैं अपने काम तो खुद ही करती थी, उनके पैसे भी नहीं खाती थी। फिर पता नहीं क्यों मुझे यह सब बातें सुना रही थी। मैं तो पूरी छुट्टियां बिताने के लिए आई थी, पर बहुत जल्दी ही सामान पैक करके मैं वहाँ से निकल गई, क्योंकि उनके तानों से इतनी परेशान हो गई थी कि घर आने के बाद रात को मैं सो भी नहीं पा रही थी। फिर ऐसे ही दिन निकलते रहे। एक दिन मैं अकेली कमरे में सो रही थी, तभी घर के अंदर कुछ आवाज़ आने लगी, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैं काफ़ी घबरा गई, आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब मैंने ड्राइंग रूम की लाइट ऑन की तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। एक आदमी नकाब पहने मेरे घर के अंदर था। ज़रूर कोई चोर होगा, तभी अपना चेहरा ढक कर आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी सोचा कि मैं चिल्लाती हूँ, पर इससे पहले कि मेरे मुंह से आवाज़ निकल पाती वह आदमी मेरे पास आया और मुझे पकड़ लिया। उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। मुझ अकेली औरत को उस आदमी ने घेर लिया। मैं करती भी तो क्या करती। वह चुपचाप थोड़ी देर तक खड़ा रहा तो मैं शांत हो गई। जब उसने अपना नकाब हटाया तो मेरे सर के ऊपर आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। यह तो वही डांस क्लास वाला आदमी था। ज़रूर कुछ प्लानिंग करके आया होगा। आखिर मुझे अकेली औरत से यह लोग चाहते क्या थे? इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती, उन्होंने कहा कि हम आपके पति के दोस्त हैं। हम सब साथ में काम करते थे। मैं यहाँ किसी मकसद से आया हूँ। आप घबराइए मत। मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं होने दूँगा। मुझसे चाय बनाने को कहा।
अपने पति का नाम सुनकर मैं शांत हो गई और चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। तभी रात के 1 बज रहे थे। आखिर यह आदमी सच बोल रहा था या झूठ, मैं यही सोचकर कांप रही थी। चोरों की तरह रात के 1 बजे मेरे घर में क्यों आया, जबकि वह जानता था कि मैं विधवा हूँ। मैं डर के मारे पूरे तरीके से कांप रही थी। तभी मैंने नल खोला और अपने ऊपर पानी डालकर मुंह धोने लगी। जब चाय बन गई तो मैं चाय लेकर कमरे में पहुंची। पानी से मेरी साड़ी गीली हो गई थी। जब मैंने उस आदमी को चाय दी तो वह मेरी तरफ घूर कर देख रहा था और मेरे गीले शरीर को ताक रहा था। घबराहट के मैंने अपने कपड़े भी नहीं बदले, और बदलती भी कैसे। वह आदमी मेरे बेडरूम में ही बैठा हुआ था। मैं चाय लेकर गई तो उस आदमी ने कहा कि आपके पति ने मरने से पहले हमसे वचन लिया था कि हम आपका ध्यान रखेंगे। वह आपसे बहुत मोहब्बत करते थे और आपके बारे में हमें बताते रहते थे। आपके पति की आखिरी इच्छा थी कि मैं आपसे शादी कर लूं। यह सुनकर तो मेरा सिर चकरा गया। यह क्या कह रहा है? शादी कर लो? मेरे पति की आखिरी इच्छा है। ऐसी इच्छा उन्होंने कैसे पाली? मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि यह आदमी मेरे पति का दोस्त है या नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस आदमी का जिक्र नहीं किया। मैं वहाँ बैठ गई और उससे कहा कि मैं शादी कैसे कर सकती हूँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। उस आदमी ने कहा कि यही हम सोच रहे हैं, इसलिए 2 साल तक हम आपके पास नहीं आए, लेकिन आपके पति की आखिरी इच्छा मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इसी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर मैं क्या करूं? लेकिन मेरे पति के मरते ही मेरे ससुराल वालों ने भी तो मुझे निकाल दिया था और भैया भाभी भी नहीं चाहते थे कि मैं उनके पास जाऊं। मैं बिल्कुल अकेली रह गई। न जाने क्यों मैंने इस आदमी पर भरोसा कर लिया और उसे हाँ कर दूं। उसके बाद उस आदमी ने जो कुछ भी किया, मैं बिल्कुल ही घबरा गई। मुझे नहीं पता था कि आदमी मेरे साथ, जब मैं सुबह उठी तो वह आदमी जा चुका था और फिर मैं अपने आप को संभालने लगी। मुझे यकीन हो चुका था कि वह आदमी धोखेबाज था और बस मौके का फ़ायदा उठाने आया था। तभी मेरी नज़र घर की अलमारी पर पड़ी, जो खुली हुई थी। उसे देखते ही मैं बहुत घबरा गई और जैसे ही मैं अलमारी के पास गई तो उसका लॉकर खुला हुआ था और उसके अंदर पड़े हुए मेरे सारे सोने के जेवरात और मेरे सारे कागजात गायब थे। मेरे पति ने 5 वर्षों में मुझे बना कर दिए थे। जब मेरे सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया था तो फिर जेवरात भी वापस मांग रहे थे, पर मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि मुझे मेरे पति ने बनवा कर दिए थे। वह गहने जो उन्होंने दिए थे वह सब चोरी हो चुके थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब तो मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी। क्या रिपोर्ट लिखवाती? इससे मेरी ही बदनामी होती। वह आदमी मुझे लूट कर चला गया। तभी मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया। लिस्ट में उसका नाम देखकर मैं घबरा गई। कांपते हाथों से जब मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से मेरी सास मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी और कह रही थी कि तेरे कलेजे में भी ठंडक पहुंच गई और मेरे कलेजे में भी। मैं समझ चुकी थी कि उस आदमी को मेरे पास मेरी सास ससुर ने ही भेजा था, ताकि वह मेरे जेवर और मेरे सारे कागजात चुरा ले। ऐसे लग रहा था कि मेरे साथ एक घिनौना मजाक हुआ है। लेकिन करीब 3 महीने के बाद किसी ने मेरे घर के दरवाजे की बेल बजाई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा देवर सामने खड़ा था। मैंने कहा, तुम मुझसे अब क्या लेने आए हो? तभी उन्होंने मेरे सारे जेवर और सारे कागजात वापस कर दिए। मेरा देवर अंदर आया और कहा कि भाभी, मेरे मम्मी पापा और मेरी बीवी ने आपके गहने लेने के लिए सारा गंदा खेल खेला था, लेकिन बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। जेवर चोरी करने के बाद ही मेरी माँ बीमार पड़ गई और कुछ दिनों बाद उसका स्वर्गवास हो गया और मेरी पत्नी ने भी मुझसे तलाक ले लिया। अभी मुझे तलाक मिला है क्योंकि मेरी पत्नी को कॉलेज में पहले ही किसी और लड़के से प्यार था। चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर लो। मैं आपको बहुत पसंद करता था, पर आप मेरे भाई की पत्नी थी, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा और घर की मर्यादा कभी पार नहीं की। पर अब जब आप भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ, तो हम शादी करके एक नई दुनिया बसा सकते हैं। मैंने अपने देवर की बात मान ली और उससे शादी कर ली, क्योंकि वह एक वही है जिसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया और उसके साथ प्यार से उसके बच्चे भी मेरे साथ रहने लगे। अब मेरी ज़िंदगी भर गई और मुझे सुकून था कि अब मेरी सारी ज़िंदगी आसानी से गुजरेगी। ना मुझे किसी से बांझ होने का ताना सुनने को मिलेगा, ना ही विधवा के।